क्लास हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अच्छा जी, आपके सामने जो ये डेटा शीट है इसमें अनोवा इंडिपेंडेंट मेजर्स अनोवा जो है ना उसका डेटा सेट आपके सामने है और इसके ऊपर अब हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करेंगे। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नॉर्मल नहीं होती, मतलब हमारा हो सकता है हमारा जो सैम्पल है वो रिप्रेजेंटेटिव ना हो पॉपुलेशन का, तब हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। या हमारे पास जो आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो होता है, वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस नहीं होता बल्कि वो हमारे पास आप कह लो कि कैटेगोरिकल या मतलब 1-2 में होता है, ठीक है। तभी हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर ये भी है हमारे पास ऐसे ग्रुप्स जो है हमारे पास मौजूद होते हैं, मतलब कह लो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता बल्कि हमारे पास वो कैटेगरीज़ में होता है, तभी हम लोग जो है ना ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जब यहाँ पर इसके वेरिएबल व्यू में आएंगे तो आप देखेंगे कि इस अनोवा इंडिपेंडेंट मेजर डिज़ाइन में जो हमारे पास ग्रुप्स हैं जिसके 3 लेवल्स बने हुए, मतलब 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो ऑर्डिनल में है, ठीक है, और जो उसके स्कोर्स हैं, ठीक है, या उसके जो बाकी जो डिपेंडेंट मेजर है वो जो है वो कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है, वो स्केल में है, कॉन्टिन्यूस उसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर जैसे मेजर है, अगर स्केल अगर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तब भी इसके ऊपर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगेगा, मतलब पुष्कुल वैलिडिटी टेस्ट होता है अनोवा इंडिपेंडेंट मेजर डिज़ाइन का, वो नहीं लगेगा। और अगर ये नॉमिनल भी हो जाएगा तब भी इसके ऊपर नहीं लगेगा। दिस हैज़ टू बी ऑर्डिनल ताकि जो ये टेस्ट है वो रन हो सके, ठीक है। हम जो अनोवा जो है इंडिपेंडेंट मेजर्स अनोवा जो होता है उसका जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसको क्रुस्कुल-विलिस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अब एनालाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है साथ जाके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अच्छा, यहाँ पर तुम्हारे पास जो एग्जांपल्स है उसमें आपको सिर्फ 2 इस्तेमाल करने हैं। जैसे ये इंडिपेंडेंट मेजर्स है तो इंडिपेंडेंट सैम्पल होगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने इसे किया हुआ है, हम इस पर रीसेट कर देते हैं। अच्छा, अब अपने टेस्ट फील्ड्स में मतलब जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस स्कोर्स हों जिस वेरिएबल के अंदर, उसको हम उठाएंगे और उसको हम डालेंगे टेस्ट फील्ड्स के अंदर, ठीक है। और जहाँ पर लिखा हुआ ग्रुप्स मतलब ग्रुपिंग जो वेरिएबल हुई, मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑब्वियसली वो 3 ग्रुप्स है, 3 कंडीशन से 3 लेवल्स में होगा, ठीक है। तो उसको हम उठाएंगे और उसको हम लोग ग्रुप्स में डाल देंगे, ठीक है। वही बात है कि जो ग्रुप्स का जो आपके पास जो वेरिएबल होगा वो ऑर्डिनल स्केल में मतलब होना चाहिए, वो स्केल में नहीं हो सकता, मतलब उससे कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ नहीं हो सकती और ना ही वो नॉमिनल हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, और इसका आउटपुट जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है। ये देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि उस नल हाइपोथेसिस जो है ना, रिटेन द नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है ऑब्वियसली वो जो है वो 0.05 से जो है बहुत अबव है। देखो ना, ये 0.557, तो मतलब उन्होंने कहा है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको रिटेन कर लें। मतलब आपने जो अगर आपने ये बात कही भी है ना कि आपके तीनों ग्रुप्स के दरमियान कोई भी आप कह रहे हो मीन डिफरेंस नहीं है, तो वही बात कह रहे हैं रिज़ल्ट के अंदर कि अपनी नल हाइपोथेसिस को रिटेन कर लें। आपकी तीनों ग्रुप्स के अंदर कोई सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसका इस तरह से मतलब उसका आसान से ये जो है ना वो आ जाएगा, ये बहुत ईजी है रन करना, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ही हमने अब ये अनोवा कर लिया है, अनोवा इंडिपेंडेंट मेजर्स को हमने कर लिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट हम लोग नॉन पैरामीट्रिक करने लगे हैं वो हमारे पास ये आ गया है, ये है पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट, ठीक है। ये जो आपके पास मौजूद है डाटा सेट आप जो देख रहे हैं ये है पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट का। इसके ऊपर हम इसका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है ना वो अप्लाई करने लगे हैं। इसके नॉन पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट के नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को विल्कॉक्सन साइंड रैंक जो है ना उसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें भी हम वही बात काम करेंगे। पहले इसके वेरिएबल में चले जाते हैं। इसके दोनों जो भी स्केल्स होंगे वो कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है, वो दोनों ही कॉन्टिन्यूस होंगे, उनको आपने नॉमिनल ऑर्डिनल कुछ और नहीं करना, ठीक है। अच्छा, हम इसमें एनालाइज पे जाएंगे, इसके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे जाएंगे और अब इसके अंदर क्या होगा, ये रिलेटेड सैम्पल्स हैं, ये इंडिपेंडेंट सैम्पल्स नहीं हैं, ये पेयर्ड है, तो मतलब ये रिलेटेड है, इसलिए हम रिलेटेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा,
अब इसको हम रीसेट करते हैं। हमें दोनों को टेस्ट फील्ड्स में डाल देना है, ठीक है, और इसको हमने रन कर देना है, ठीक है। और हमारे पास जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ गया। हमारी जो सिग्निफिकेंस की वैल्यू है वो 0.05 से ज़्यादा है, यहाँ पर 0.017 है। तो वो ये बात कह रहा है कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, आपके दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो है वो मौजूद है डिफरेंस, ठीक है। सॉरी, मैंने पहले भी मीन का वर्ड इस्तेमाल किया था। मीन का वर्ड जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में इस्तेमाल नहीं होता, वो मीडियन का वर्ड जो है इस्तेमाल करते हैं। द मीडियन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन स्कूल्स एंड ग्रुप्स इक्वल्स 0, ठीक है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन ईयर इज़ द सेम अक्रॉस कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना, ठीक है। तो मतलब आपका जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपकी वो होती है, डिस्क्रिप्टिव्स में शामिल होते हैं। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक के अंदर आपके पास मीडियंस जो है ना या मोड्स जो हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। उसमें मीन नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, क्यों मीन नहीं होता? क्योंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूस सैम्पल नहीं होता। हमारे पास जो कैटेगरीज होती हैं वो डायकोटोमस होती हैं, 1-2 कैटेगरीज होती हैं। इस वजह से वो जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो मीन को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। ऐसे पता कि आपके पास कैटेगरीज ही 1-2 है या आपके पास रिस्पॉन्सेज ही 1 और 2 के हैं, तो उसका क्या ही मीन निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास ये कौन सा टेस्ट हमारे पास होगा? ये विल्कॉक्सन का है। विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट है। ये पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास होगा टेस्ट है, अच्छा जी, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का आप लोगों को पता होता है कि इसमें 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स होंगे, मतलब 2 ग्रुप्स होंगे, ठीक है, और इसके स्कोर्स होंगे, ठीक है। अच्छा जी, आप इस पर एनालाइज पर जाओगे, एनालाइज में जाके सेम वही प्रोसीजर है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का। अब ये जो है ये भी इंडिपेंडेंट सैम्पल्स का है, इसको हम क्लिक करेंगे। अच्छा, सबका प्रोसीजर सेम है। सबका प्रोसीजर क्यों सेम है? सबका प्रोसीजर सिर्फ इस वजह से सेम है कि जैसे ही आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एसपीएस खुद से ही जो है ना आपके डेटा सेट को देख कर एज्यूम कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये जो डेटा सेट है वो अनोवा का है, रिपीटेड मेजर्स का है, मतलब जिसका भी है वो खुद से ही इसे एज्यूम कर लेगा, खुद से ही जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो रन कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने जो चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये नोट करने वाली है कि इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में जो आपका जो कैटेगरीज होगी जिसके 2 ग्रुप्स बने होंगे, जैसे जेंडर यहाँ पर उसके 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, वो नॉमिनल में जाएगी, वो स्केल में नहीं जाएगी, वो ऑर्डिनल में नहीं जाएगी, ठीक है, वो नॉमिनल में जाएगी, ठीक है। और जो स्कोर्स होंगे उसके वो कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल्स, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर वो देखो ये बात कह रहा है कि यहाँ पर अब जिसमें कहा है कि इसको रन कर दो इंडिपेंडेंट सैम्पल्स के लिए, ठीक है। अब उसने जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दी है कि ये ऑटोमेटिकली इसको कंपेयर कर लेगा, ठीक है। या तो इसके ऊपर वो ये मैन विटनी यू लगा देगा जो कि किसका है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का नॉन पैरामीट्रिक है, या वो इसके ऊपर क्रुशकुल विलिस जो है ना वन वे नोवा का वो लगा देगा, ठीक है। क्योंकि जो वन वे नोवा क्रुशकुल विलिस है वो भी इंडिपेंडेंट मेजर्स पे होता है, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है उसके जो नॉन पैरामीट्रिक है उसको मैन विटनी यू कहते हैं, ठीक है। तो इसको रन कर देगा। इसको रन करेंगे, अब हम इस पर फील्ड जो है दोनों सेलेक्ट करेंगे। अब जो जेंडर है, जो जेंडर आपका जाएगा वो ग्रुप्स में जाएगा, क्योंकि उससे ग्रुप्स बने हुए हैं, उससे 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, मेल और फीमेल, ठीक है। और टेस्ट फील्ड में हम स्कोर्स को डाल देंगे, ठीक है, और उसको हम कर देंगे रन। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे जो उसने रन कर दिया है। यहाँ पर इसका आउटपुट जो है उसने रन कर दिया। अब आप लिखे देखें, यहाँ पर उसे लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट सैम्पल्स मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है। मतलब इसको खुद से ही समझ आ गई एसपीएस को कि ये तो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का था, नॉन पैरामीट्रिक था, तो उसने जो है इसको खुद से ही रन कर दिया मैन विटनी यू में, ठीक है। हमें इन तीनों नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की कोई भी ऑप्शन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद से वो रन कर देता है। जैसे ही हम लोग डेटा सेट को डालते हैं वो एसपीएस जो है वो खुद से ज्यूम कर लेता है कौन सा डेटा सेट जो है ना वो डाला हुआ है और उस पर कौन सा वाला जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है।
सिर्फ कोरिलेशन का जो है स्पेयरमैन जो है उसके लिए आपको उसका ऑप्शन टिक करना पड़ता है जब हम कोरिलेशन को रन कर रहे होते हैं। तो आपको दिखा देती हूँ कि जब हम कोरिलेशन को रन कर रहे होते हैं, कोरिलेट में जाते हैं, बाइवेरिएट में जाते हैं, ठीक है, तब आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उस दौरान जो है स्पेयरमैन जो है वो क्या है, वो कोरिलेशन का नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है, और जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो पेयरसन है, ठीक है। तो आपके पास ये वाली ऑप्शन होती है, सिर्फ इसके अंदर मौजूद है, बाकी किसी और के अंदर मौजूद जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का इसका एंड पे जो है वो आ जाएगा कि सिग्निफिकेंस की वैल्यू वो दे देगा आपको, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो दे देगा। इसमें वो कह रहा है कि रिटेन कर लें। रिटेन का मतलब क्या होता है कि जो आपने नल हाइपोथेसिस दी हुई है कि दोनों ग्रुप्स का आपस में कोई भी आपके मीडियन डिफरेंस नहीं है, तो वो ये बात करें कि बात जो है वो दुरुस्त है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिटेन कर लें, उसको संभाल लें, ठीक है। समझ आ गई है? अच्छा जी, ये हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इनकी सब एग्जीक्यूशन जो है वो आपको आनी चाहिए और इसका टेबल जो है पढ़ना बहुत आसान है, उसमें और कोई चीज़ जो है मुश्किल नहीं है। डाटा सेट को देख के उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ का काम है, सारा काम जो है इसमें से खुद से कर लेगा, ठीक है।